वालेकुम SPSC एस्पायरेंट्स। मैं हूं मुक़द्दस अब्बासी और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फ़िज़िक्स चैप्टर 3 दैट इज़ डायनामिक्स। इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि जो मैकेनिक्स है दैट इज़ द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लॉज ऑफ मोशन। अब काइनेमेटिक्स के हमने कहा था कि दो टाइप्स होती हैं, मैकेनिक्स की दो टाइप्स होती हैं, काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स। काइनेमेटिक्स में भी हम लॉज ऑफ मोशन ही पढ़ते हैं, लेकिन वहाँ पर वो मोशन वो मूवमेंट किस वजह से आई उस वजह पर हम नहीं जाते, यानी फोर्स को स्टडी नहीं करते। डायनामिक्स में हम फोर्स को स्टडी करते हैं कि किस फोर्स की वजह से ये बॉडी मूव करती हुई रुकी है, कौन सी फोर्स की वजह से ये बॉडी मूव कर रही है। तो सारे फोर्सेस को स्टडी डायनामिक्स में किया जाता है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फोर्स, जो कि डायनामिक्स का जो है बैकबोन समझ लो। तो फोर्स इज़ द एजेंट दैट चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन ऑफ अ बॉडी। यानी फोर्स एक ऐसा एजेंट है जो कि स्टेट को चेंज करता है। यानी फोर्स जो है ना, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसको मूव करवाने के भी काबिलियत रखती है, और फोर्स जो है एक बॉडी जो कि यूनिफॉर्म मोशन में है उसको स्टॉप करने की भी इसमें एबिलिटी है। सो फोर्स इज़ ओनली एन एजेंट दैट चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। फोर्स का जो यूनिट है SI यूनिट दैट इज़ न्यूटन। SI यूनिट इसका न्यूटन है। अगर हम देखें कि इसको खोल कर रखें न्यूटन को, तो न्यूटन इज़ इक्वल्स टू किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी 1 किलोग्राम मास अगर हो किसी बॉडी का तो उसको 1 मीटर तक डिस्टेंस तय करवाने के लिए जो फोर्स चाहिए होती है ना पर सेकंड स्क्वायर, वो न्यूटन होती है। और जैसे डायरेक्शन भी इसमें इन्वॉल्व होती है, यानी फोर्स किसी खास डायरेक्शन में लगती है, दैट्स वाई इट्स ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। Next topic is momentum. Momentum can be defined as quantity of motion contained in a body. यानी एक बॉडी में कितना मोशन है, वो बॉडी जो है कितनी क्वांटिटी ऑफ मोशन रखती है। जैसे कि अगर एक बाइक साइकिल है मूव कर रही है, या फिर एक साइकिल ले लें, अगर वो मूव कर रही है, साइकिल अगर एक मूव कर रही है, अगर आप उसको स्टॉप करना चाहते हो तो यू कैन, बट एक ट्रक जो है वो भले स्लो मूव कर रही हो, आप उसको रोक नहीं सकते अपने हाथों की फोर्स से, क्योंकि इसमें क्वांटिटी ऑफ मोशन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द साइकिल। अब देखिए ट्रक जो है इसमें क्वांटिटी ऑफ मोशन जो ज़्यादा है वो किस वजह से, दो फैक्टर्स अप्लाई होते हैं क्वांटिटी ऑफ मोशन के लिए, दैट इज़ मास एंड वेलोसिटी। और दोनों से ही ये जो मोमेंटम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आप मास बढ़ाओगे तो मोमेंटम भी बढ़ जाएगा। जैसे अगर ट्रक को देखें तो उसका मास एज़ कम्पेयर टू साइकिल ज़्यादा है, इस वजह से ट्रक में क्वांटिटी ऑफ मोशन ज़्यादा है और इसी वजह से इसको रोकना मुश्किल है। और इसी तरीके से अगर दो साइकिल ही हैं, अब उनके मासेस एक जितने हो गए, लेकिन अगर दोनों साइकिल में एक साइकिल जो है वो 30 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है और दूसरी जो साइकिल है वो 10 मीटर पर सेकंड से, तो 30 से जो साइकिल मूव कर रही है उसको रोकना थोड़ा मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू 10। तो यानी कि वेलोसिटी से भी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है मोमेंटम। वेलोसिटी बढ़ेगी तो भी मोमेंटम बढ़ेगा, और मोमेंटम बढ़ेगा तो उसमें क्वांटिटी ऑफ मोशन बढ़ेगा। मोमेंटम को हम P से डिनोट करते हैं, दैट इज़ इक्वल्स टू mv। डायरेक्ट रिलेशनशिप है और ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी इट रिक्वायर्स डायरेक्शन टू बी मेजर्ड। अब SI यूनिट इसका जो है दैट इज़ न्यूटन सेकेंड और किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। हम इसमें से भी ड्राइव कर सकते हैं फॉर्मूला से। देखिए मास इंटू वेलोसिटी इज इक्वल्स टू मोमेंटम। तो मास का यूनिट होता है किलोग्राम, वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। इन दिस वे मोमेंटम का यूनिट भी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड हुआ, और हम इसको न्यूटन सेकेंड भी लिख सकते हैं। अगर आप न्यूटन सेकेंड को खोल के रखोगे तो वो भी इसके इक्विवेलेंट आएगा। अब इससे रिलेटेड एक जो है न्यूमेरिकल मैं सॉल्व करवा रही हूँ, दूसरी वाली न्यूमेरिकल आप खुद सॉल्व करोगे। अ कार ऑफ मास 800 किलोग्राम। एक कार का जो मास है दैट इज़ 800 किलोग्राम है एंड इट इज़ मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। आप साथ के साथ डेटा बनाते जाएं। इट्स मोमेंटम कैन बी कैलकुलेटेड। मोमेंटम को P से शो करते हैं। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है क्योंकि बिल्कुल सीधा फॉर्मूला लग रहा है, लेकिन याद रखें यूनिट्स को भी देख लिया कर एक नज़र की यूनिट्स वही हैं जो हमें रिक्वायर्ड है। जैसे मास का यूनिट अगर आपको ग्राम में गिवन है तो आप उसको 1000 से डिवाइड करके किलोग्राम में कन्वर्ट करोगे। अब ये ऑलरेडी किलोग्राम में है, ये ऑलरेडी मीटर पर सेकेंड में है, तो हम इसकी कन्वर्शन नहीं करेंगे। मोमेंटम का सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे दैट इज़ mv। मास इज़ 800, वेलोसिटी इज़ 2। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 8 10 16 और ये 00 आ गया, सो इट इज़ 1600 और इसका यूनिट क्या होता है मोमेंटम का, दैट इज़ न्यूटन सेकेंड। तो दिस इज़
द करेक्ट आंसर ऑफ दिस न्यूमेरिकल। अब आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कीजिएगा, जो आंसर है आप कमेंट बॉक्स में या फिर अपनी बुक से इसको कंपेयर कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट इज ये कुछ पॉइंट्स जो है वो मैंने लिए हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। ये डेफिनेशन आती रहती है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम किसको कहते हैं। रेट का जब भी लफ्ज़ आता है ना, ये वाला रेट नहीं, ई वाला रेट, रेट का जब भी लफ्ज़ आता है यानी हम उसको टाइम से डिवाइड कर रहे होते हैं। अब किस चीज़ को टाइम से डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पर, चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम को। तो लीनियर मोमेंटम में जब चेंज आ जाए, यानी एक बॉडी थी जो कि किसी ना किसी मूवमेंट जो कर रही थी, किसी ना किसी वेलोसिटी से मूव कर रही थी, फॉर एग्जांपल 30, अचानक से थोड़ा स्टॉप होने लगी तो ब्रेक्स अप्लाई किए, अब इसकी स्पीड हो गई है 10 मीटर पर सेकेंड। स्पीड चेंज हुई यानी मोमेंटम चेंज हुआ, बाकी मास तो चेंज नहीं हो सकता, जाहिर सी बात है कार के स्पीड के रुकने से। अब देखें इसमें स्पीड का चेंज आया यानी मोमेंटम जो चेंज आया है वो चेंज है 20। अगर ये चेंज जो है वो 5 सेकेंड के अंदर आया है तो यानी इसका जो इसमें जो फोर्स अप्लाई हुई है ना, इसको रोकने के लिए 30 से 10 मीटर पर सेकंड तक आने के लिए इस पर जो ब्रेक्स अप्लाई हुए होंगे, आपने ब्रेक लगाने के लिए जो फोर्स अप्लाई की होगी वो 4 न्यूटन होगी। क्योंकि जो चेंज मोमेंटम का आया है, वैसे ये चेंज मोमेंटम का नहीं है, मैंने यहाँ पर वेलोसिटी का चेंज लिखा है। यहाँ पर इसका मास भी मल्टीप्लाई होगा इससे भी और इससे भी मल्टीप्लाई होगा, फिर इसका हम चेंज माइनस करके मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन हम सपोज कर रहे हैं कि 1 किलोग्राम अगर मास है उस गाड़ी का, ऐसे हो नहीं सकता, तो फिर जो चेंज आएगा 30 माइनस 10 20 और फिर 4 न्यूटन का जो है फोर्स लगेगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम को हम फोर्स कहते हैं। और फोर्स जो है यहाँ पर देखिए टाइम से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और लीनियर मोमेंटम से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर आप गाड़ी स्पीड से चला रहे हो यानी मोमेंटम उसमें क्या है, ज़्यादा है, तो वहाँ पर आपको उसको रोकने के लिए फोर्स भी ज़्यादा अप्लाई करनी पड़ेगी। आई समझ। उसके बाद यहाँ पर एक और रिलेशनशिप टाइम और फोर्स के बीच में भी बन रहा है कि अगर टाइम जो है ना वो ज़्यादा लग जाए तो ज़्यादा लग जाता है ना, ब्रेक लगाते हुए अगर टाइम ज़्यादा लग गया तो मोमेंटम आपका रिड्यूस्ड हो जाता है। इसी चीज़ को इस्तेमाल करके सेफ्टी डिवाइसेस बनाई जाती हैं। सेफ्टी डिवाइसेस में आपके सीट बेल्ट होते हैं, आपके हेलमेट्स आ जाते हैं। तो ये सीट बेल्ट जो होता है, फॉर एग्जांपल अगर आपने उसको पूरा अच्छे से पैक कर लिया, आपने आपको कवर कर लिया सीट बेल्ट से, अब क्या होगा, अगर आप ब्रेक अप्लाई कर रहे हो ना, अचानक से मोमेंटम में चेंज आ जाता है, कम हो जाता है अचानक से मोमेंटम। या फॉर एग्जांपल किसी दूसरी गाड़ी से कोलाइड हो जाए आपकी कार, अल्लाह ना करे, तो कोलाइड होने से क्या होता है, एकदम से मोमेंटम रिड्यूस हो जाता है। अब एकदम से जो मोमेंटम चेंज होता है तो फोर्स ज़्यादा लगती है क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एकदम से मोमेंटम जो आपका रिड्यूस हुआ तो सामने वाली गाड़ी की फोर्स भी आपकी गाड़ी पर ज़्यादा लगेगी। एज अ रिज़ल्ट आपके दिमाग को, आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा हार्म हो सकता है। लेकिन सेफ्टी डिवाइसेस जैसे सीट बेल्ट ना, वो आपके जो है ना टाइम को इंक्रीज़ कर देगा, यानी वो फोर्स आप तक पहुंचने में देर लगेगी, टाइम जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, जिससे फोर्स जो है आप पर कम लगती है। और इसी कंसेप्ट को यूज़ करके हेलमेट्स बनाए जाते हैं, सीट बेल्ट्स वगैरह बनाए जाते हैं। यहाँ से अगर हम इसको रीअरेंज करें तो चेंज इन मोमेंटम विल बी इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो यहाँ पर जो चेंज इन मोमेंटम आया इसको हम इम्पल्स कहते हैं। इम्पल्स इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। के बाद इससे रिलेटेड एक और न्यूमेरिकल है, फाइंड द फोर्स दैट कैन स्टॉप अ बॉडी टू रेस्ट in 4 seconds. Time is 4 seconds. Its initial velocity of 16 meter per second and the mass of body is 3 kilogram. So here is the data. अब सॉल्यूशन है कि हमें फोर्स फाइंड करनी है जो कि स्टॉप कर सके एक बॉडी को, जो कि 4 सेकेंड से बॉडी टू रेस्ट इन 4 सेकेंड, 4 सेकेंड में उस बॉडी को रोक सके फ्रॉम इट्स इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 16, द मास ऑफ बॉडी 3। यानी हमें फोर्स मालूम करनी है। एक मूविंग बॉडी है जिसकी स्पीड 16 है, अब उसको रोकना है हमें विद इन 4 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पर इम्पल्स का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है और इम्पल्स के फॉर्मूला में हमारे पास होता है चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल्स टू एफ इंटू टी। तो वहाँ से फोर्स का फॉर्मूला निकलेगा, दैट इज़ चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। अब देखिए चेंज इन मोमेंटम कैसे पता चलेगा। शुरू में जो मोमेंटम होगा, फाइनल जो मोमेंटम होगा उसमें से माइनस करना पड़ेगा आपको इनिशियल मोमेंटम। अब फाइनल मोमेंटम ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि हमें बॉडी को क्या करना है, स्टॉप करना है। जब आप बॉडी को स्टॉप करोगे तो जो वेलोसिटी होगी वो ज़ीरो हो जाएगी। स्टॉप होने के बाद वेलोसिटी ज़ीरो तो मोमेंटम भी ज़ीरो हो जाएगा, यानी फाइनल मोमेंटम हमें ज़ीरो रखना है।
माइनस इनिशियल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम कैसे निकलेगा, वही फॉर्मूला है एम वी। मास इसका गिवन है 3 किलोग्राम, ठीक, और जो स्पीड है, जो इनिशियल वेलोसिटी है दैट इज़ 16। तो आंसर आएगा -48। अब ये आया आपका चेंज इन मोमेंटम। इसको डिवाइड करना है टाइम से। टाइम इज़ 4 सेकेंड। अब आप इसको डिवाइड कर दो, -12 आंसर आएगा, -12 न्यूटन। ये नेगेटिव साइन जो है वो ये शो कर रहा है कि अगर आप फोर्स लगा रहे हो ना, वो ऑपोजिट फोर्स लगा रहे हो, यानी बॉडी इस तरफ मूव कर रही है, आप उसको रोकने के लिए जो फोर्स लगा रहे हो वो यहाँ से लगा रहे हो, तो ऑपोजिट फोर्स हो गई, इसलिए नेगेटिव साइन में आंसर आया है। नेक्स्ट टॉपिक इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये बता रहा है कि अगर दो बॉडीज़ मूव कर रही हैं, फॉर एग्जांपल ये दो बॉल्स हैं, दोनों के मासेस इक्वल है, 1 किलोग्राम 1 किलोग्राम, लेकिन अब सिस्टम जो है वो आइसोलेटेड होना चाहिए, यानी बाहर से कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं हो रही, एयर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, आइसोलेटेड सिस्टम है। अब फॉर एग्जांपल ये जो बॉल है वो मूव कर रही है 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, तो इसका मोमेंटम भी 30 हुआ, क्योंकि मास हमने 1 किलोग्राम रखा है। और ये जो बॉल है वो मूव कर रही है 10 मीटर पर सेकेंड से। अभी भी दोनों का मोमेंटम जो है वो चेंज है, इसका 30 है, इसका 10 है। अब क्या होगा, ओवरऑल मोमेंटम जो है इनका सम अगर हम लें तो वो क्या है, 40 है, ठीक है। टोटल मोमेंटम जो है सिस्टम का वो 40 है। अब क्या होगा, अगर ये बॉल टकराती है इस बॉल से, कोलाइड करेगी, क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा है, अब ये कोलाइड करेगी इस बॉल से, क्या होगा, इसकी स्पीड डिक्रीज़ हो जाएगी और इसकी स्पीड जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। फॉर एग्जांपल इसकी हो जाएगी अगर 10 और इसकी हो गई 30 वापस, तो अगेन इनके सम से 40 आ रहा है आंसर। यानी कहने का मकसद जो टोटल मोमेंटम होता है ना एक आइसोलेटेड सिस्टम का, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन, टोटल मोमेंटम कंजर्व रहेगा। अब इसी जो है फार्मूला से रिलेटेड, इसी कंसेप्ट से रिलेटेड एक और न्यूमेरिकल है, दैट इज़ अ गन ऑफ मास 8 किलोग्राम। मास ऑफ गन mg इज़ 8 किलोग्राम। फायर्स अ बुलेट ऑफ मास 40 ग्राम। मास ऑफ बुलेट इज़ 40 ग्राम। अब देखिए फ़ौरन से आप देख लें कि इसमें किलोग्राम में आंसर नहीं है, गिवन जो है वो ग्राम्स में, इस वजह से हम इसको डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो आंसर हो जाएगा 0.04। ओके, उसके बाद क्या गिवन है, विद अ वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए ये वेलोसिटी किसकी बात हो रही है, गन की वेलोसिटी है या बुलेट की, तो ये बुलेट की वेलोसिटी गिवन है, क्योंकि बाद में बुलेट की बात हुई है कि 40 ग्राम का बुलेट है जो कि 100 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, तो बुलेट की जो वेलोसिटी है दैट इज़ 100 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन। गन की वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है, तो हम यही वाला फार्मूला लगाएंगे। अब ये पूरा अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि इसमें से जो फाइनल मोमेंटम होता है या फिर इनिशियल मोमेंटम इसका ज़ीरो होगा, क्योंकि इनिशियली गन भी रेस्ट में थी और बुलेट भी रेस्ट में था, तो इनिशियल मोमेंटम तो हो गया ज़ीरो दोनों बॉडीज़ का। अब आते हैं फाइनल मोमेंटम पर, तो हम फाइनल मोमेंटम को ही डायरेक्टली अप्लाई कर देते हैं, यानी ये पोर्शन आफ्टर कोलिजन या फिर जो है आफ्टर एनी चेंज मोमेंटम, ये वाला अप्लाई करेंगे इसमें। अब देखें मास जो है वो बॉडी का गन का मास है 8 किलोग्राम और गन का मास 8 किलोग्राम है और गन की जो वेलोसिटी है वो हमें फाइंड करनी है, इज़ इक्वल्स टू जो मास है बुलेट का दैट इज़ 0.04 और बुलेट की वेलोसिटी है 100। इन दिस वे जो गन की वेलोसिटी आएगी वो 0.04 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 8 आएगी, यानी ये कैंसिल हो जाएगा, 4/8 दैट इज़ इक्वल्स टू 0.5। लेकिन हमने पूरा फॉर्मूला अप्लाई नहीं किया, क्योंकि मैंने डायरेक्टली आपको एक तरीका बता दिया है कि डायरेक्टली आप इस तरीके से कर सकते हो, वरना ये पूरा फॉर्मूला अप्लाई होता है जिसमें आप इनिशियल मोमेंटम फाइंड करते हो, फिर फाइनल मोमेंटम, उसमें हो तो चीज़ वही जाती है, ज़ीरो हो जाती है, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। इस मेथड से आप डायरेक्टली कर सकते हो। बस ये याद रखिए कि गन जो है ना वो पीछे की तरफ मूव होगी, जैसे ही गन में से बुलेट बाहर निकलता है तो गन जो है वो पीछे की तरफ मूव करेगी, इस वजह से इसकी जब वेलोसिटी आप बताओगे तो वो नेगेटिव होगी, तो इट विल बी -0.5 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट इज़ न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। 3 लॉज ऑफ मोशन न्यूटन ने दिए हैं, इस चैप्टर में हम 3 लॉज को पढ़ेंगे। So first law of motion states that a body continues its state of rest or of uniform motion in a straight line unless an external force acts on it.
अब देखिए कह रहा है कि ये जो बॉडी होती है कोई सी भी ऑब्जेक्ट है, अगर रेस्ट में है तो वो तब तक रेस्ट में है जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होती। ये सारी सी बात है। अगर आप कोई बुक रख के बेड पर चले जाते हो, जब तक हवा की वजह से या फिर कोई उठाकर उस बुक को दूसरी जगह पर रख नहीं देता, कोई से भी फोर्स उस पर अप्लाई जब तक नहीं होती, तब तक वो बुक जो है वो आपकी रेस्ट में रहेगी, उसी जगह पर रहेगी। इसी तरीके से एक मूविंग फ़ैन है। मूविंग फ़ैन तब तक मूव करता रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो जाती या फिर वो एक्सटर्नल फोर्स उसमें से रिमूव नहीं हो जाती। जैसे अगर जो है आपने क्या किया कि फ़ैन को ऑफ़ कर दिया, बटन ऑफ़ कर दिया, अब उसको इलेक्ट्रिसिटी जो सप्लाई हो रही थी वो नहीं हुई, अब एयर रेजिस्टेंस की वजह से फ़ैन मूव करता करता रुक जाएगा। यानी फिर भी क्या लगी, फोर्स लगी उसको रोकने के लिए, एयर रेजिस्टेंस की फोर्स लगी उसको रोकने के लिए। तो कोई बॉडी अगर यूनिफॉर्म मोशन में है या फिर रेस्ट में है, वो तब तक उसी स्टेट में है जब तक उस पर फोर्स अप्लाई नहीं हो रही। अब इस लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। इनर्शिया इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट due to which it tends to continue its state of रेस्ट आर मोशन। अब देखिए ये जो डेफिनेशन है, दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया वो प्रॉपर्टी है जो स्टेट होती है ना, भले रेस्ट की हो या मोशन की हो, उसको चेंज करने से रेजिस्ट करेगी ये प्रॉपर्टी। यानी आपने नोटिस किया होगा, आप बस में कभी बैठे हुए होते हो, अचानक से ब्रेक अप्लाई हो जाए तो आपकी बॉडी जो जो अपर बॉडी है वो आगे की तरफ मूव कर जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी पहले स्टेट ऑफ मोशन में थी तो बॉडी आगे जा रही थी। अचानक से कार जो बस रुकी है या कार रुकी है तो आपकी बॉडी अभी भी अपने आप को उसी कंडीशन में रखना चाह रही है और आगे की तरफ मूव कर गई है। तो दिस इज़ इनर्शिया। इस प्रॉपर्टी को हम इनर्शिया कह रहे हैं। इसी तरीके से अगर बस रुकी हुई थी तो आपकी बॉडी रेस्ट में थी। अब बस अचानक से आगे की तरफ मूव की है तो आपकी बॉडी उसी स्टेट में रहना चाहेगी, इस वजह से बॉडी बैकवर्ड फील करती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इनर्शिया। और इसी लॉ को हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को इसी वजह से हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। Topic is second law of motion. Second law of motion states that when a net force acts on a body, it produces acceleration in the direction of force. यानी अगर आप किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करते हो तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है, और वो जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। अगर फॉर एग्जांपल आपने एक बॉडी को 10 न्यूटन की फोर्स से जो है थ्रो किया, या एक बॉल को 10 न्यूटन की फोर्स से आपने थ्रो किया और एक बॉडी को आपने 30 न्यूटन की फोर्स से थ्रो किया, तो एक्सेलरेशन ज़्यादा जो प्रोड्यूस होगी वो 30 न्यूटन की फोर्स से प्रोड्यूस होगी, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और एक्सेलरेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मास से। यानी अगर आप जो है वो 10 किलोग्राम की बॉडी है और एक 30 किलोग्राम की बॉडी है, अब अगर आप इन पर फोर्स लगा रहे हो तो सबसे ज़्यादा एक्सेलरेशन 10 पे आएगी, क्योंकि इसका मास कम है। तो मास कम होगा तो एक्सेलरेशन ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। इस हिसाब से अगर हम दोनों को कंबाइन करें तो फोर्स का जो फॉर्मूला बनता है दैट इज़ इक्वल्स टू ma, F इज इक्वल्स टू ma, और यही इक्वेशन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की इक्वेशन है। अब यहाँ से हमें ना मास और वेट के बीच में डिफरेंस का भी एक टॉपिक आता है सामने, कि मास और वेट में डिफरेंस होता है। मास इज़ एक्चुअली क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी, यानी एक बॉडी के अंदर मैटर कितना आ रहा है उसको हम मास कहते हैं। जबकि वेट जो है ना वो एक्चुअली हम मास को मेजर नहीं करते, वो हम मैटर को मेजर नहीं करते, वो हम मेजर करते हैं एक्चुअली ग्रेविटेशनल फोर्स को, कि उस ऑब्जेक्ट को, उस बॉडी को कितनी फोर्स से ज़मीन अपनी तरफ खींच रही है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट वेट। अब मास जो है, एक और डिफरेंस यहाँ पर है कि मास इज़ कॉन्स्टेंट इन एनी प्लेस। अगर आप ज़मीन पर हो तब भी आपका मास वही है जो यहाँ पर है, वही आपका मास होगा अगर आप मून पर चले जाओ। वेट जो होगा वो डिपेंड करेगा ग्रेविटेशनल फोर्स पर। अगर आप ज़मीन पर हैं, आपका ग्रेविटेशनल फोर्स आप पर ज़्यादा लग रही है तो आपका वेट भी ज़्यादा है। अगर आप मून पर चले गए तो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना अर्थ की, वो कम हो जाएगी और आपका वेट यहाँ पर वेट कम आएगा। अब मास का यूनिट है किलोग्राम, और जो वेट का हिस्सा यूनिट होता है दैट इज़ न्यूटन। और लास्ट डिफरेंस इज़ कि मास को मेजर करने के लिए पेन बैलेंस, ट्रिपल बीम बैलेंस वगैरह यूज़ होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। वेट जो है उसको मेजर करने के लिए स्प्रिंग बैलेंस यूज़ होता है। लास्ट जो लॉ है दैट इज़ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, दैट इज स्टेट्स दैट टू एवरी एक्शन देयर इज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, कि हर एक्शन का, हर फोर्स का एक इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स भी उस पर अप्लाई हो रही होती है। जैसे लेट्स सपोज अगर आपने कोई बॉडी यहाँ पर रखी हुई है तो इस बॉडी
जो इस बॉडी का अपना वेट है ना वो डाउनवर्ड मूव कर रहा है, ठीक है, डाउनवर्ड है, डायरेक्टेड है। अब ये जो सरफेस है, ये सरफेस भी इस बॉडी पर कोई फोर्स लगा रही है और वो फोर्स भी इसके बिल्कुल इक्वल होगी। जितनी फोर्स इस बॉडी की ज़मीन की तरफ लग रही है या सरफेस की तरफ लग रही है, उतनी ही फोर्स ये सरफेस इस बॉडी पर लगा रहा है। इक्वल फोर्सेज हैं लेकिन डायरेक्शन इनकी अपोजिट है। अगर एक बॉडी डाउनवर्ड मूव कर रही है तो सरफेस का रिएक्शन अपवर्ड है। तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस जो है वो लगती हैं जब कोई भी बॉडी मूव कर रही हो या रेस्ट में हो, तो हर एक्शन का एक ऑपोजिट एंड इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। दिस इज ऑल अबाउट थर्ड लॉ ऑफ मोशन। यहाँ पर दो और फोर्सेस का जिक्र किया गया है, लेकिन ये दोनों फोर्सेस कौन सी मोशन के लिए, दैट इज़ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जब भी कोई बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक ही वेलोसिटी के चेंज से आ रही बॉडी या फिर एक ही वेलोसिटी के चेंज से आ रही है, वो बॉडी मूव कर रही है सर्किल में, तो उस पर दो फोर्सेस अप्लाई होती हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स इज द फोर्स दैट इज रिक्वायर्ड टू मूव अ बॉडी अलोंग अ सर्कुलर पाथ। आपने एक रस्सी हाथ में ली हुई है, उस रोप को, उस रस्सी को अगर आप गोल घुमा रहे हो, ठीक है, अब जब आप उसको गोल घुमाते हो उस रस्सी पे आपने एंड में ना एक ग्लास जो है उसको बाउंड कर दिया, एक गिलास में आपने रस्सी को है ना बांध कर, और अब जो है आप उसको गोल घुमा रहे हो एक ही स्पीड के साथ। तो जिस आपके हाथ पर जो फोर्स लग रही है ना घुमाने के लिए, वो फोर्स कहलाएगी सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। और ये जो गिलास है ये बाहर की तरफ मूव करने की कोशिश करेगा, तो वो फोर्स जो इसको बाहर की तरफ आउटवर्ड की तरफ जो खींच रही है, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू लीव द सर्कुलर पाथ। यानी बॉडी जो है वो सर्कुलर पाथ को लीव करने के लिए ना इस तरफ मूव करेगी, यानी आपके जिस पॉइंट से आप उसको मूव करवा रहे हो वहाँ से आउटवर्ड मूव करेगी। यही वजह है इस गिलास में अगर आप पानी भी भर दोगे तो भी अगर आप इसको गोल घुमा रहे हो वो पानी नीचे नहीं आएगा, क्योंकि वो पानी जो है वो आउटवर्ड जाने की कोशिश कर रहा है, इस वजह से वो नीचे नहीं गिर रहा। और इन्हीं दो फोर्सेस के इक्वल एंड ऑपोजिट होने की वजह से बॉडी सर्कुलर मोशन में मूव कर रही होती है, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमेशा आउटवर्ड द बॉडी मूव करती है, जबकि सेंट्रीपिटल फोर्स टूवर्ड्स द सेंटर या टूवर्ड्स द बॉडी मूव करती है। और इसका जो मैग्नीट्यूड होता है सेंट्रीफ्यूगल का, इट इज़ ऑल्सो इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट होती है। सेंट्रीफ्यूज के एप्लियंसेस जो कि आर यूज टू सेपरेट हैवियर पार्टिकल्स फ्रॉम लाइटर पार्टिकल्स, तो सेंट्रीफ्यूगल को फोर्स को यूज़ करते हुए लाइटर पार्टिकल्स को रिमूव किया जाता है फ्रॉम द हैवियर पार्टिकल्स, यानी सेपरेशन टेक्निक्स में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का यूज़ किया जाता है। फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन इज द फोर्स दैट रेजिस्ट्स रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेसेस। अगर लेट सपोज ये सरफेस है, यहाँ पर आप एक बॉक्स को जो है वो स्लाइड करवा रहे हो, यहाँ से फोर्स लगाकर इस बॉक्स को यहाँ तक लेके आ रहे हो, तो जो फोर्स आप लगा रहे हो वो ज़्यादा इसलिए लगानी पड़ रही है क्योंकि ये जो सरफेस है ना इस बॉडी को रोक रहा है आगे मूव करने से। सो द फोर्स दैट रेजिस्ट रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेसेस, यानी जब दो बॉडीज़ आपस में कॉन्टैक्ट में हैं और मूव कर रही हैं तो उसको मूव करवाने के लिए मुश्किल क्यों हो रही है, क्योंकि देयर इज़ फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन वो फोर्स है जो कि मूवमेंट से रोकेगी। और फ्रिक्शन इज़ ऑल्सो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। जब तक ये रेस्ट में थी फ्रिक्शनल फोर्स इतनी ज़्यादा नहीं थी, अब अगर यहाँ से आप इसको एक्स्ट्रा फोर्स लगा रहे हो मूव करवाने के लिए, तो जब तक ये मूव नहीं करती तब तक इसकी फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ती चली जाएगी, एक लिमिट तक बढ़ेगी, एक लिमिट तक बढ़ेगी। जब आप उस लिमिट से क्रॉस करके इस पर फोर्स लगा दोगे तो फिर ये बॉडी मूव करना स्टार्ट करेगी। तो इसको हम कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, यानी एक लिमिट तक वो फ्रिक्शन होती है, उसके बाद जो है वो आपकी एक्सटर्नल फोर्स उसको ओवरकम कर जाती है और बॉडी मूव करना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। सो फ्रिक्शन इज़ अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, इट कैन इंक्रीज टू अ सर्टेन वैल्यू नोन एज लिमिटिंग फोर्स। अब ये जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, इट इज़ ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिएक्शन फोर्स, यानी ये जो सरफेस इस पर फोर्स लगा रहा है रिएक्शन फोर्स उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है अगर हम उसको रेशो लें उसका नॉर्मल रिएक्शन से, तो जो रेशो है उसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, जिसका कोई यूनिट नहीं होता, बिकॉज बोथ ऑफ दीज आर फोर्सेज। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड करता है बॉडी किस तरीके से मूव कर रही है। अगर बॉडी रेस्ट में है तो उसको मूव करवाने के लिए जो फोर्स चाहिए होती है, और जो फोर्स उसको रोक रही है मूव करने के लिए, वो स्टैटिक फ्रिक्शन है। अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो उस पर जो फ्रिक्शन अप्लाई होती है वो काइनेटिक फ्रिक्शन है। अगर कोई बॉडी स्लाइडिंग मूवमेंट में है तो वो फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहलाएगी। इसी तरीके से रोलिंग फ्रिक्शन, और सबसे मैक्सिमम इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज़ मैक्सिमम। और अच्छा एक और बात कि जितना
ज़्यादा कांटेक्ट का एरिया होगा उतनी ज़्यादा फ्रिक्शन होगी। देखिए इस बॉडी को मूव करवाने के लिए हमें सबसे ज़्यादा फोर्स लगानी चाहिए क्योंकि यहाँ पर सरफेस का कांटेक्ट एरिया ज़्यादा है। इसी मास का ना इसी मास के एक और ऑब्जेक्ट है इस तरीके से। अब इसमें एरिया ऑफ कांटेक्ट जो है ना वो इतना ज़्यादा नहीं है, इस पर अगर आप फोर्स लगाओगे इतनी ज़्यादा नहीं लगेगी क्योंकि इसकी फ्रिक्शन कम है, क्योंकि एरिया ऑफ कांटेक्ट कम है। इसी तरीके से अगर कोई बॉडी यूँ गोल घूमती है, बॉल वगैरह है गोल घूमती है, तो इस पर और भी कम फ्रिक्शन अप्लाई होगी क्योंकि इसका एरिया ऑफ कांटेक्ट इससे भी कम है। सो इट डिपेंड्स अपॉन द एरिया ऑफ कांटेक्ट। इस हिसाब से सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम फ्रिक्शन है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है। एडवांटेजेस पर आए, फ्रिक्शन की वजह से ही हम मूव कर सकते हैं, क्योंकि अगर फ्रिक्शन ना होती, फ्रिक्शन होती क्यों है, क्योंकि सरफेस एरिया जो होता है ना वो रफ़ होता है, रफ़ सरफेस की वजह से। आप कभी स्लीपर्स जो होती है ना, जो बिल्कुल फ्लैट स्लीपर्स होती हैं, वो पहनकर मार्बल पर चलोगे तो आपको बार बार स्लिप होने के चांसेस होते हैं। लेकिन अगर आप शूज़ पहनते हैं, आप शूज़ का सोल चेक करेंगे ना तो वो कभी भी प्लेन नहीं होता। शूज़ का जो सोल होता है ना उसमें यूँ जो स्ट्रक्चर्स बनी हुई होती हैं इस तरीके से ना, वो बिल्कुल रफ़ सा होता है ताकि उसमें फ्रिक्शन ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस हो सके। तो रफनेस की वजह से हम आसानी से मूव कर सकते हैं। कार्स वगैरह रोड पर चल रही हैं वो भी फ्रिक्शन की वजह से। लेकिन अगर फ्रिक्शन लिमिट से ज़्यादा हो जाए तो मूवमेंट बिल्कुल ही रुक जाती है। जैसे हमारे घर में जो झूले वगैरह होते हैं अचानक से मूव करना बंद हो जाते हैं, दरवाजे वगैरह सही तरीके से बंद नहीं हो पाते, उनकी फ्रिक्शन इंक्रीज़ हो जाती है। तो फिर ऑयल वगैरह ऑयलिंग करते हैं, लुब्रिकेंट्स यूज़ करते हैं, इन चीज़ों से फ्रिक्शन रिड्यूस होती है। तो अब हम MCQ सॉल्व करते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। दिस वाज द लास्ट टॉपिक। MCQs पर आएँ तो सबसे पहला MCQs है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज़ ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया, ये हमने अभी पढ़ा था। क्वांटिटी ऑफ मैटर मास को कहते हैं और क्वांटिटी ऑफ मोशन जो है वो मोमेंटम को कहते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम डिफाइंस दैट द टोटल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम ऑफ टू बॉडीज बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन कांस्टेंट रहता है। Weight of a body can be measured using a spring balance. It differs from place to place because of variation in, ठीक है, वेट जो है वो एक ही चीज़ पे डिपेंड करता है, दैट इज़ ग्रेविटेशनल पुल। इट इज़ ईजियर टू पुश एन एम्प्टी शॉपिंग कार्ट, एक शॉपिंग कार्ट जो कि खाली है उसको पुश करना आसान है, देन अ फुल वन। क्यों? क्योंकि फुल वन में क्या हो जाता है, मास ज़्यादा हो जाता है, इसलिए मोमेंटम उसका कम हो गया, सॉरी मास ज़्यादा हो गया, तो अब इस पर ना फोर्स कम अप्लाई होगी, सॉरी एक सेकेंड, फोर्स इस पर ज़्यादा अप्लाई होगी क्योंकि F इज टू एम है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही है ना, तो खाली कार्ट में मास नहीं है इतना, तो फोर्स जो है वो कम लग रही है। लेकिन अब आपने मास से भर दिया कार्ट को, अब फोर्स ज़्यादा लग रही है। तो रिलेशनशिप कह रहा है कि कौन किस तरीके से हम एक्सप्रेस करेंगे, तो ये रिलेशन जो है यहाँ पर अप्लाई होगा कि मास बढ़ाएंगे तो फोर्स भी बढ़ जाएगी, ठीक है। एंड यहाँ पर MCQs जो है 3 दिए में 4। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होती है वो हमेशा अवे फ्रॉम सेंटर होती है। फ्रिक्शन ऑपोजिट मोशन बिटवीन टू बॉडीज इन कॉन्टैक्ट बिकॉज ऑफ सरफेस की रफनेस की वजह से। विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, जो लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स है इट इज़ ग्रेटर देन रोलिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। हाँ मुझे मिस्टेक हुई थी, लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, देन आती है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ओके। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन रोलिंग, स्लाइडिंग एंड काइनेटिक फ्रिक्शन, ऑल आर ट्रू। अ मैन पुल्स अ क्रेट ऑफ मास 25 किलोग्राम, मास इज 25 किलोग्राम अक्रॉस लेवल्ड ग्राउंड विद अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 60 न्यूटन। ये हॉरिजॉन्टल फोर्स जो है इस पर एक्सटर्नल फोर्स जो अप्लाई हो रही है वो कितनी न्यूटन है, 60 न्यूटन है, ठीक है। मास 25 किलोग्राम है एंड अ कॉन्स्टेंट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑफ 20 न्यूटन एक्ट्स ऑन द स्लेज। अब जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है ना, मैं इसको स्मॉल f से और इसको कैपिटल F से शो करती हूँ। फ्रिक्शनल फोर्स इज 20 न्यूटन। व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन? अब देखें एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है दैट इज़ F/m, ठीक है। फोर्स जो यहाँ पर जिस फोर्स से वो बॉडी मूव करेगी ना, हमें वो फोर्स लिखनी है यहाँ पर। अब देखें फोर्स जो है वो 60 थी जो हम एक्सटर्नल अप्लाई कर रहे थे, लेकिन उसमें से हमें 20 माइनस कर देनी है क्योंकि वो फ्रिक्शन की वजह से ज़ाया हो गई। तो ओवरऑल 60 माइनस 20 40 न्यूटन की फोर्स अप्लाई हुई है और मास जो है वो बॉडी का वो 25 किलोग्राम है। आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर विल बी 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो हेयर दिस चैप्टर एंड्स। आई होप कि आपको समझ में आया होगा और इससे रिलेटेड आप और भी ज़्यादा MCQ सॉल्व करें। अभी तक डेट अनाउंस नहीं हुई है तो इस स्पीड से डेली एक चैप्टर आप पढ़ते चले जाएं। जब भी डेट अनाउंस हुई तो हम स्पीड को और ज़्यादा बढ़ा देंगे उस हिसाब से। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।